नमस्ते बच्चों, क्लास 9 गद्य खंड। हम चपला देवी का परिचय पढ़ चुके थे और उनके द्वारा लिखित रिपोर्टाज नाना साहब की पुत्री देवी मेना को भस्म कर दिया गया हम पढ़ चुके थे। अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न है, बालिका मेना ने सेनापति हे को कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया? उत्तर, बालिका मेना ने सेनापति हे की पुत्री मेरी से अपनी मित्रता की याद दिलाते हुए महल की रक्षा का अनुरोध किया। उसने जानना चाहा कि महल गिराने में आपका क्या उद्देश्य है। आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी हैं, परंतु जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है। साथ ही मेना ने कहा कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए आप इसकी रक्षा कीजिए। ये तर्क देकर ही उसने सेनापति हे को महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया। प्रश्न नंबर 2, मेना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी पर अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे, क्यों? उत्तर, विठूर का नाना साहब का मकान जिसमें मेना रह गई थी उसे बहुत प्रिय था। जब अंग्रेज सेनापति हे मकान गिराने आए तो उसने उनसे मकान गिराने को मना किया। उसने कहा कि यह स्थान उसे बहुत प्रिय है। उसने प्रार्थना की कि यह मकान की रक्षा कीजिए, किंतु अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे क्योंकि वह विद्रोहियों के नेता नाना साहब का निवास स्थान था। वे विद्रोहियों का सब कुछ नष्ट करना चाहते थे। वे नाना साहब का स्मृति चिन्ह शेष नहीं छोड़ना चाहते थे। प्रश्न नंबर 3, सर टॉमस हे के मेना पर दया भाव के क्या कारण थे? उत्तर, सर टॉमस हे का मेना के करुणापूर्ण मुख और अल्प वयस को देखकर कुछ दया आ गई। जब मेना ने उन्हें बताया कि उनकी पुत्री मैरी उसकी सहचरी थी, उन दोनों में बहुत प्रेम था। उसके साथ आप भी मेरे घर आते थे और मुझे भी आप अपनी पुत्री मानते थे। सेनापति को सब याद आ गया और उन्होंने मेना को पहचान लिया। इन्हीं कारणों से उन्हें उस पर दया आ गई। प्रश्न नंबर 4, मेना की अंतिम इच्छा थी कि वह उस प्रासाद के ढेर पर बैठकर जी भरकर रो ले, लेकिन पाषाण हृदय वाले जनरल ने किस भय से उसकी इच्छा पूर्ण न होने दी? उत्तर, मेना को वह प्रासाद बहुत प्रिय था, इसलिए वह उस प्रासाद के ढेर पर जी भरकर रो लेना चाहती थी। उसने जनरल से कुछ समय रोने के लिए मांगा, किंतु जनरल को भय था कि कहीं नाना साहब की बेटी पुनः विद्रोह भड़काने का कारण न बन जाए, इसलिए उसने उसे समय नहीं दिया। जनरल साहब नाना साहब के विद्रोह से आतंकित था, इसलिए उसने मेना से मना कर दिया। प्रश्न नंबर 5, बालिका मेना के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं आप अपनाना चाहेंगे और क्यों? उत्तर, बालिका मेना की कई विशेषताएं हैं जिन्हें हम अपनाना चाहेंगे। पहला पॉइंट, मेना का स्वभाव सरल और शांत था, इसी कारण उनको देवी समझ प्रणाम किया गया। दूसरा, वह निर्भीक स्वभाव की थी, इसलिए अपने चारों ओर सैनिक देखकर भी वह डरी नहीं। तीसरा पॉइंट, वह अपने निवास स्थान को हृदय से चाहती थी, यही कारण है कि उस मकान के ढेर पर जी भरकर रोने की इच्छुक थी। चौथा पॉइंट, वह सच्ची सहचरी थी, इसलिए वह मैरी को अभी तक भूल नहीं पाई थी। इस प्रकार मेना का चरित्र अनुकरणीय है। मेना के चरित्र की इन्हीं विशेषताओं को हम अपनाना चाहेंगे क्योंकि ये सद्गुण हमें प्रिय हैं, इन्हें हम ग्रहण करना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 6, टाइम्स पत्र में सितंबर को लिखा था, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी। इस वाक्य में भारत सरकार से क्या आशय है? उत्तर, उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था। लंदन के मंत्रिमंडल के अधीन यहाँ की सरकार होती थी, इसलिए यहाँ भारत सरकार से आशय है कि अंग्रेजों द्वारा भारत पर शासन करने के लिए गठित की गई सरकार। अंग्रेजों को उसी सरकार को भारत सरकार कहा जाता था।
बच्चों, अब हम रचना अभिव्यक्ति के प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर 7 जो कि है, स्वाधीनता आंदोलन को आगे बढ़ाने में इस प्रकार के लेखन की क्या भूमिका रही होगी। उत्तर, इस प्रकार के लेखन से भारतीय समाज को अंग्रेजों की क्रूरता, कठोरता तथा निर्दयता का पता चलता था। इससे उनमें यह भावना जागती थी कि ऐसी सरकार से छुटकारा पाना चाहिए। इससे विद्रोह और आंदोलनकारी स्वाधीनता संग्राम में और अधिक सक्रिय होते थे। इससे स्वतंत्रता आंदोलन तेज होता था, विद्रोह पनपते थे, अंग्रेजों के प्रति घृणा, रोष और आक्रोश का भाव तीव्र होता था। इस प्रकार के लेखन की स्वाधीनता आंदोलन को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी। प्रश्न नंबर 8, कल्पना कीजिए कि मेनका के बलिदान की यह खबर आपको रेडियो पर प्रस्तुत करनी है। इन सूचनाओं के आधार पर आप एक रेडियो समाचार तैयार करें और कक्षा में भावपूर्ण शैली में पढ़ें। वैसे इस प्रश्न का उत्तर विद्यार्थी स्वयं करें, लेकिन इसके उदाहरण के तौर पर एक नमूना दिया गया है। कल कानपुर के किले में रोंगटे खड़े कर देने वाला निर्मम हत्याकांड हो गया। नाना साहब की इकलौती पुत्री मीना को अंग्रेजों ने आग के हवाले कर दिया। सरल और शांत स्वभाव की बालिका को आग की भयंकर लपटों के बीच भस्म होती हुई देख सभी ने उन्हें देवी मानकर नमन करते हुए श्रद्धांजलि प्रदान की। प्रश्न नंबर 9, इस पाठ में रिपोर्टाज के प्रारंभिक रूप की झलक मिलती है, लेकिन आज अखबारों में अधिकांश खबरें रिपोर्टाज की शैली में लिखी जाती हैं। आप अब पहला वाला दे रखा है, कोई दो खबरें किसी अखबार से काटकर अपनी कॉपी में चिपकाएं तथा कक्षा में पढ़कर सुनाइए। ये विद्यार्थी स्वयं करेंगे। ख वाला, अपने आसपास की किसी घटना का वर्णन रिपोर्टाज शैली में कीजिए। उदाहरण के लिए टॉपिक है हर ओर धुआं और चित्कार। इसको रिपोर्टाज शैली में हम लिखेंगे। कल रात 4 बजे हमारे घर के पास की 3 मंजिला फैक्ट्री में धुआं उठने लगा। चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पड़ोसियों की नींद टूटी। फैक्ट्री की दूसरी मंजिल से धुआं निकल रहा था। लोग बचाने की गुहार लगा रहे थे। पड़ोसियों ने बाल्टी और पाइप से पानी डालकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। असफल होने पर पुलिस और दमकल विभाग को सूचित किया। कुछ ही समय में दमकल विभाग की गाड़ियां आ गई। शोर शराबे के बीच घटना स्थल पर भीड़ इकट्ठा होने लगी। हादसे की सूचना पर आए पुलिस अधिकारियों ने भीड़ को हटाया। 600 वर्ग मीटर की इस इमारत में अंदर जाने के लिए 2 ही दरवाजे तथा जीने थे। फैक्ट्री के बंद दरवाज़ों को तोड़कर दमकल कर्मी ऑक्सीजन सिलेंडर और मास्क पहनकर अंदर गए। किसी तरह आग पर काबू पाकर दमकल कर्मियों, पुलिस वालों तथा पड़ोसियों ने घायलों को कंधों पर लाद कर बाहर निकाला और इमरजेंसी के लिए भेजा। प्रश्न नंबर 10, आप किसी ऐसे बालक बालिका के बारे में एक अनुच्छेद लिखिए जिसने कोई बहादुरी का काम किया हो। उत्तर, हमारे विद्यालय के पास एक काफ़ी गहरा तालाब है। विद्यालय प्रारंभ होते ही तालाब की ओर का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। एक दिन चौकीदार दरवाज़ा बंद करना भूल गया। 2 बच्चे पता नहीं कब स्कूल से निकलकर तालाब में तैरती बतखों को देखने लगे। अचानक उनमें से एक बच्चे का पैर फिसल गया और वह तालाब में गिर गया। दूसरा बच्चा दौड़कर आया और स्कूल में आकर बताया। शिक्षक तुरंत दौड़कर गए। बच्चा डुबकी लगा रहा था। तालाब का तला कच्चा था। कुछ दिन पहले एक आदमी उसमें गिरकर मर गया था। डर के मारे किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरा मित्र शेर सिंह तैर लेता था। उसने बिना किसी को पूछे तालाब में छलांग लगा दी। जहाँ वो बच्चा डूबा उसने वही डुबकी लगाई। उसे ऊपर आने में देर हुई तो सभी की धड़कनें तेज हो गईं। पानी में बुलबुलें उठने लगी तो सभी ने समझा कि वह डूब गया, किंतु क्षण भर बाद ही मेरा मित्र उस बच्चे को पकड़े हुए ऊपर आ गया। सभी की सांस में सांस आई। बच्चे के माँ बाप आ गए थे। उन्होंने मेरे मित्र को गले से लगा लिया। प्रधानाचार्य जी ने कलेक्टर महोदय के माध्यम से बहादुर बच्चों के पुरस्कार के लिए शेर सिंह का नाम स्फुट कराया। बहादुर बच्चों के सम्मान समारोह में राष्ट्रपति जी ने मेरे मित्र शेर सिंह को सम्मानित किया। विद्यालय के वार्षिक समारोह में उसे सर्वश्रेष्ठ छात्र का सम्मान दिया गया। भाषा अध्ययन। भाषा और वर्तनी का स्वरूप बदलता रहता है।
इस पाठ में हिंदी गद्य का प्रारंभिक रूप व्यक्त हुआ है जो लगभग 75-80 वर्ष पहले था। इस पाठ के किसी पसंदीदा अनुच्छेद को वर्तमान मानक हिंदी के रूप में लिखिए। उत्तर पाठ का एक अनुच्छेद प्रस्तुत है। इसके बाद विकराल रूप वाला जनरल औडरम भी वहाँ आ गया। वह उसे पहचानकर तुरंत बोला, ओहो, यह तो नाना की लड़की मैना है। परंतु वह बालिका किसी भी की ओर नहीं देख रही थी। अपने चारों ओर सैनिकों को देखकर वह जरा भी नहीं डरी। जनरल औडरम ने आगे बढ़कर उससे कहा, अंग्रेज सरकार के आदेश से मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। अब पाठ सक्रियता में अपठित गद्यांश जो कि आपकी किताब में है आप देखें और उसको पढ़ेंगे और कुछ प्रश्न दिए हैं, जिसका प्रश्न नंबर पहला है, स्वतंत्र भारत में दुर्गा भाभी का सम्मान किस प्रकार किया था। इसका उत्तर आप लिखेंगे, सरकारों ने दुर्गा भाभी को पैसों से तोलना चाहा। कई वर्ष पहले पंजाब में उनके सम्मान में आयोजित एक समारोह में तत्कालीन मुख्यमंत्री दरबारा सिंह ने उन्हें 51 रुपये हजार भेंट किए। फिर प्रश्न नंबर आपका दूसरा दिया है, दुर्गा भाभी ने भेंट स्वरूप प्रदान किए गए रुपए लेने से इनकार क्यों कर दिया। उत्तर, दुर्गा भाभी ने भेंट स्वरूप प्रदान किए गए रुपयों को लेने से इनकार करते हुए कहा कि जब हम आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे उस समय किसी व्यक्तिगत लाभ या उपलब्धि की अपेक्षा नहीं की थी, केवल देश की स्वतंत्रता ही हमारा ध्येय था। उन्होंने इसलिए रुपए लेने से मना कर दिया। प्रश्न नंबर तीसरा जो आपकी किताब में है पठित गद्यांश के साथ, दुर्गा भाभी संसदीय राजनीति से दूर क्यों रही। उत्तर, भाभी की चुनाव में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उन्होंने चुनाव लड़ने से स्पष्ट मना कर दिया। उन्हें राजनीति कभी रास नहीं आई, इसलिए वे संसदीय राजनीति से दूर रहीं। प्रश्न नंबर 4, आज़ादी के बाद उन्होंने अपने को किस प्रकार व्यस्त रखा। उत्तर, आज़ादी के बाद दुर्गा भाभी ने अपने जीवन को नई पीढ़ी के निर्माण के लिए अपने विद्यालय को समर्पित कर दिया। वे विद्यार्थियों के उत्थान के कार्यों में व्यस्त रहीं। प्रश्न नंबर 5 दिया है, दुर्गा भाभी के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता आपको अपनाना चाहेंगे। उत्तर, दुर्गा भाभी के व्यक्तित्व की संघर्षशील, देशभक्त, व्यक्तिगत लाभ या उपलब्धि से दूर, शहीदों के स्मारक की इच्छुक, राजनीति से परहेज तथा नई पीढ़ी के निर्माण के लिए समर्पण आदि विशेषताएं हैं। ये सभी विशेषताएं अपनाने योग्य हैं, किंतु यदि एक विशेषता अपनाने को कहा जाए तो मैं नई पीढ़ी के निर्माण के लिए समर्पण विशेषता को अपनाना चाहूँगी। बच्चों, इसके बाद यह पाठ यहीं समाप्त होता है। इस चैप्टर्स में महत्वपूर्ण कुछ गद्यांश हैं जिनकी आपको संदर्भ के साथ सही व्याख्या करनी है, जो कि आपके सामने हैं। आप इन्हें देखकर अपनी कॉपियों में लिखेंगे। इसके आगे का पाठ अब हम कल करेंगे।